स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी कहानी जिसका नाम है दो घरों के दरमियां। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिसंबर की गुनगुनी धूप में सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक बने मकानों की परछाइयां एक दूसरे के कंधे पर सर टिकाए थी। धूप मकानों के चेहरे को यूं छू रही थी जैसे देर से घर लौटी कोई माँ अपने बच्चों का माथा चूमती है। आवाजों से रोशन बालकनियों पर तमाम चेहरे उगाए थे। कोई चटाई पर बैठा कटोरी का तेल हाथों पर मलता हुआ, कोई दीवारों पर कोहनी टिकाए बगल वाली बालकनी से बतियाता हुआ, एक बूढ़ी दादी धूप में रखे अचार के मर्तबान घुमाती हुई, और एक बुजुर्ग अपने बच्चे को किताब के रंगीन शब्दों का मतलब समझाते हुए। ऐसी ही एक बालकनी पर खड़े थे ओंकार श्रीवास्तव साहब, 63 की उम्र, बालों से झांकती चांदनी और पतली कमानी वाला चश्मा नाक पर टिकाए हुए। इस सोसाइटी के पुराने रहने वालों में थे वो, और यहीं उनकी जवानी गुजरी थी। यहीं बच्चे बड़े हुए और अब इसी घर की दीवारों के बीच आवाजें उन्हें दादाजी कहकर पुकारने लगी थी। नमस्ते ओंकार अंकल। हाथ में चंदे की रसीद लिए सड़क पर जाते दो नौजवान लड़कों ने उनकी तरफ देखकर आवाज दी। जीते रहो, नए साल की जश्न की तैयारियां शुरू कर दी? उन्होंने कहा तो जवाब आया, जी अंकल, अब दिन ही कितने रह गए हैं, आते हैं आपके पास भी चंदा लेने, तैयार रहिएगा। शिक्षा विभाग से रिटायर होने वाले ओंकार साहब का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। वो हर साल 31 दिसंबर की रात होने वाले मोहल्ले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में यूपी के लोकगीत सुनाते थे। पूर्वी, सोहर, कजरी सुनाते वक्त वाह वाह की आवाजों से पंडाल गूंजने लगता था। पंजाबी, गुजराती और बंगाली परिवारों की मिली-जुली आबादी वाली सोसाइटी में ओंकार साहब का सम्मान घर के किसी बुजुर्ग की तरह होता था। वो मोहल्ले के पुराने बरगद की तरह थे, जिसकी बूढ़ी आंखों ने जमाने को अपने आसपास से गुजरते देखा था। खुशियों की धूप हो या दुख की कोई उदास छांव, उनकी शफकत का साया लोगों के सर पर हमेशा रहा। ओंकार साहब ने चश्मा नाक के ऊपर सरकाते हुए बाईं तरफ देखा, घर से बिल्कुल लगी हुई उस एक बालकनी की तरफ, जो कई दिनों से कितनी खाली खाली थी। एक दीवार से बटी हुई वो मुखर्जी परिवार की बालकनी थी, जो 1.5 हफ्ते पहले तक गुलजार रहती थी। दोनों बालकनी के बीच की वो छोटी सी दीवार कोहनी टिकाकर बात करने के काम आती थी। मोमिता भाभी, अचार ले लीजिए। इस आवाज के साथ कभी अचार के मर्तबान इस तरफ से उस तरफ जाते थे और कभी कटोरी में थोड़ी सी चीनी इधर से उधर, कभी अदरक का टुकड़ा और कभी कभी खाली बर्तन। पूरे दिन लेन देन चलता रहता था। ये बता पाना मुश्किल होता था कि ये 2 घर हैं या एक। लेकिन अब उस बालकनी पर कोई तभी आता था जब इस बालकनी पर कोई ना हो। इशिता देखो कपड़े। कहते कहते उस बालकनी पर एक हड़बड़ाई आवाज ओंकार जी की तरफ देखकर दब गई। अब नमस्ते, मुखर्जी साहब की पत्नी मोमिता जी ने ओंकार साहब की तरफ नजर न करते हुए शर्मिंदा सी आवाज में कहा, और फिर बिना नजर मिलाए रस्सी पर सूखते कपड़े उठाकर वो चली गई। वो बालकनी जो दोनों घरों की कितनी साझा यादों की गवाह थी, अब एक उदास सन्नाटे से गूंज रही थी। नाराजगी पहाड़ों से टकराकर आती आवाज की तरह गूंजती है। पुकार के खत्म हो जाने के बाद भी जब दोनों तरफ से सब कुछ कह दिया जाता है, सुन लिया जाता है, तब नाराजगी खामोशियों का लबादा ओढ़े देर तक सांस लेती है, जैसे वो उन 2 परिवारों के बीच जिंदा थी, जो 1.5 हफ्ते पहले तक बिल्कुल एक घर की तरह रहते थे। आंटी ये लीजिए, अंकल को गुड़ चाहिए था ना। कभी मुखर्जी साहब की जवान पोती इशिता की आवाज उस तरफ गूंजती तो दोनों घरों की रसोई के बीच बनी छोटी सी खिड़की से उसका हाथ इस तरफ गुड़ लिए हुए आता, और कभी इस तरफ से ओंकार साहब की बहू मधु जी छोले भटूरे की थाली उस तरफ पहुंचाते थे। इस्त्री खराब है ना, लाओ मैं अभिजीत की कमीज इस्त्री किए देती हूँ, ऑफिस जाना होगा उसको। कभी इशिता की मम्मी मोमिता जी की आवाज आती। दिवाली पर दोनों घरों के लोग एक साथ बाहर आतिशबाजी करते थे।
दीवारों पर एक जैसी सजावट की जाती। ओंकार साहब को याद था कि उनकी पत्नी की मौत हुई तो अगले 7 दिनों तक मुखर्जी परिवार के घर से खाना आता था, क्योंकि 7 दिन तक चूल्हा नहीं जलाने की रस्म है। इशिता की पैदाइश के वक्त अभिजीत की मम्मी यानी कि मधु जी ने कई रातें अस्पताल में काटी थी। इन परिवारों की दोस्ती का इतिहास और भी पुराना था। मुखर्जी परिवार में इशिता के दादा जो 7 साल पहले गुजर गए, उनकी दोस्ती ओंकार साहब से थी। जवानी में नौकरी की तलाश से शुरू हुई वो दोस्ती रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रही। अगल बगल घर थे तो लगभग रोजाना ही ओंकार साहब उनके यहाँ चले जाते थे और बैठक में घंटों बातें होती थी। साहित्य, सिनेमा, राजनीति, इन सब पर चर्चाएं चलती और चाय के खाली कप मेज पर पड़ते रहते। इशिता के दादा अपनी रॉकिंग चेयर पर आगे पीछे डोलते हुए ओंकार साहब को अक्सर बंगाली कविताएं भी सुनाते थे। उस दौर से इस दौर तक दोनों घरों के बीच अपनेपन का रिश्ता बदस्तूर जारी था। लेकिन 1.5 हफ्ते पहले सब कुछ बदल गया। तब जब मुखर्जी साहब की बेटी इशिता और ओंकार साहब के पोते अभिजीत के बीच पनपते इश्क की खबर दोनों परिवारों को हुई। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला अभिजीत और एक एनजीओ में फंड रेजिंग करने वाली इशिता कब एक दूसरे को चाहने लगे थे, उन्हें खुद नहीं पता चला। बचपन में घर की सफेद दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हुए और जवानी में साथ साथ ऑफिस के रास्तों तक बढ़ते कदमों ने जिंदगी का हमसफर बनना तय कर लिया था। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तूने अभिजीत। ये बताते हुए शर्मा रहा था तू गधे। यही तो कहा था ओंकार जी ने अपने पोते अभिजीत का कान उमेटते हुए, जब उसने उन्हें इस बारे में शर्माते हुए बताया था। अभिजीत की मम्मी मधु और पापा विनय श्रीवास्तव को भी इशिता हमेशा से पसंद थी। लेकिन जब मधु जी इशिता का हाथ मांगने के लिए इशिता की मम्मी मोमिता जी के घर गईं, तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। कहा कि भाभी माफ कीजिएगा, अभिजीत हमें पसंद है, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। यही कहा था उन्होंने जब पीछे खड़ी इशिता की आंखों से 2 आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे। घर में रहने वाले भूल भी जाते हैं, लेकिन दीवारों को सब याद रहता है। उन्हें याद होता है वो पहली कील जिस पर गर्भवती मां के लिए मुस्कुराते बच्चे की तस्वीर टांगी गई, और वो रंगीन टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जो खींची नन्ही उंगलियों ने, वो निशान जिन पर बढ़ते हुए कद को नापा गया बार बार, वो पर्दे जिनके पीछे छुपकर नन्हे कदमों ने छुपम छुपाई खेली, और वो मिटे मिटे से टेलीफोन नंबर जो दीवार के कोने पर उकेर दिए गए। वो सब यादें ओंकार साहब के 2 बेडरूम और 1 हॉल वाले घर की दीवारों पर नक्श थी, और यही दीवारें अब गवाह बन रही थी उस चुभती हुई उदासी की जो पहली बार दोनों घर में गूंज रही थी। मोमिता मुखर्जी और उनके पति विश्वदीप साहब को अभिजीत नापसंद नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उन्हें लगता था कि इशिता का रिश्ता एक बिल्कुल अलग कल्चर वाले घर में होना मुनासिब नहीं है। उन्हें ज्यादा फिक्र अपने रिश्तेदारों की थी जो घर के बगल में शादी करने पर इशिता पर तंज कस रहे थे। वो कहते कि इशिता की शादी किसी ऐसे घर में होनी चाहिए थी जहां के लोग उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को समझे। दादा देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते, प्लीज, मोमिता मुखर्जी ने ओंकार श्रीवास्तव जी से कहा। जब उन्होंने मोमिता जी को समझाने की कोशिश की, हमने अपनी इशिता को समझा दिया है, आप भी अपने अभिजीत को समझा दीजिएगा, कहते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। नाराजगियां कितनी जल्दी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती हैं। जो कल तक इशिता और अभिजीत थे, आज अपनी इशिता और आपका अभिजीत हो गए थे। उस दोपहर के बाद रसोई की वो खिड़की भी बंद हो गई थी जहां से दोनों घरों की खुशबुएं मिलकर नई महक में बदल जाती थी। उसी खिड़की के बंद होने से हर सुबह अवधी श्लोक और बांग्ला में रामायण की आवाजों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। ओंकार जी मुखर्जी साहब की बालकनी पर रखी
वो धूप से उधड़ चुकी रॉकिंग चेयर गौर से देखा करते थे, जिस पर उन्हें आगे पीछे डोलते हुए उनके दोस्त का चेहरा याद आता था। अब धूप से उस चेयर का रंग उड़ चुका था। हत्थों की लकड़ी कई बारिश के बाद सड़ गई थी, जिस पर कपड़े सुखाए जाते थे। कहने को कुछ नहीं बदला था दोनों परिवारों के बीच। वो सिर्फ एक ना थी जिसके बाद भी जिंदगी पहले की तरह चल सकती थी। लेकिन जब दो रिश्तों में अधिकार होता है, नजदीकियां होती हैं, तो एक ना कई तरह की झिझक पैदा कर देती है, जिनसे नाराजगी के पौधे उगाते हैं। लोटन भैया, परवल कैसे दिए? दोपहर को सब्जी वाले की आवाज पर जब मधु जी बैल्कनी पर आवाज लगाते हुए आई, तो मोमिता जी को साथ वाली बैल्कनी पर देख के हड़बड़ा गई। बहाने से इधर उधर देखा और आई की आवाज लगाकर वापस अंदर चली गई। नजरें मिलती थीं तो कहीं कुछ खटकता था दिल में, जैसे अगले कई दिनों तक सोसाइटी की पार्किंग में विनय श्रीवास्तव की नजरें इशिता के पापा विश्वजीत मुखर्जी से मिलती तो वो हेलमेट पर लगा पुराना स्टिकर उखाड़ने के बहाने नजरें चुराने लगते थे। फासले सिर्फ दूरियों का नाम नहीं है। कभी कभी हम किसी के साथ उम्र भर रहकर भी पराए रहते हैं, और कभी दो सटे हुए मकान भी एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। हर प्रेम कहानी की किस्मत में बगावत नहीं होती। हर इश्क दुनिया से टकरा जाने का दम नहीं रखता। हमारे आसपास हजारों प्रेम कहानियां ऐसी भी होती हैं जो कभी शुरू तो हुई थी बैल्कनी पर, किसी खुली मुस्कुराहट से, छज्जे पर एक अधूरी झलक से, खिड़की से फेंके गए बेनाम खत से, लेकिन दुनिया कभी नहीं जान पाई कि वो कब एक उदास मोड़ पर आकर खत्म हो गई। इशिता और अभिजीत का इश्क भी ऐसी ही एक खामोश मौत मरने वाला था। दोनों ने दुख जाहिर नहीं किया था, लेकिन चेहरा दिल का हाल साफ बता रहा था। ओंकार साहब गमदीदा आंखों से देखते थे कि हर रोज ऑफिस से लौटकर सीधे जिम जाने वाला अभिजीत अब अपने कमरे में लेट जाता था। बाथरूम में जाता तो नल चलाकर देर तक अंदर बैठा रहता था, और बाहर निकलता तो आंखें लाल होती थी। आधे मन से खाता और गौर से देखता रहता दीवार पर लटका वो कैलेंडर, जिसमें नीचे किसी बंगाली बुक स्टोर का लोगो था। खुशियां चेहरे पर कुछ देर के लिए आती हैं, जैसे तितली किसी फूल पर बैठती है और उड़ जाती है, लेकिन उदासी चेहरे पर एक कहानी की तरह दर्ज हो जाती है। इशिता के चेहरे पर भी ऐसी ही उदासी नक्श हो गई थी। बैल्कनी पर हर रोज पौधों में पानी डालने वाली इशिता, जो पहले ओंकार साहब को देखकर चहकते हुए "नमस्ते दादाजी, कैसे हैं?" कहती थी, अब बैल्कनी पर नहीं आती थी। वो पौधे सूख गए थे। रसोई में वो गुमसुम सी काम करती, और उसकी चूड़ियों की खनक उस बंद खिड़की से इस तरफ हल्की हल्की गूंजती रहती, जिसे अभिजीत सुनता रहता। दफ्तर से जाते हुए कभी इशिता और अभिजीत की नजर चौराहे पर टकरा जाती तो दोनों देर तक एक दूसरे की नम आंखों को पढ़ते रहते, और फिर अपने अपने रास्तों पर बढ़ जाते। ओंकार साहब महसूस कर रहे थे अभिजीत और इशिता के मन में गहरी होती मायूसी की जड़ों को। किसी के ना होने पर उसकी यादें घेर लेती हैं। ओंकार साहब को भी याद आ रहा था कि होली पर इशिता पहले अपने घर पर रंगोली बनाती और फिर इस घर के बीचों बीच बैठकर रंगों को सजाती थी। अभिजीत के मम्मी पापा की शादी की 20वीं सालगिरह पर उसने इस घर को दुल्हन की तरह सजाया था। वो तीज त्योहारों पर दरवाजे की एंट्री पर आलता से स्वास्तिक बनाती थी। मधु जी कभी बीमार हो जाए तो दिन में 10 चक्कर लगाकर कहती थी, आपने खाना खाया? अगली दवा की खुराक 4 बजे देनी है। पानी गर्म कर दिया है, आपके कपड़े उधर रखे हैं। रसोई से लेकर घर तक का हर ख्याल रखती थी। ओंकार साहब ये सब याद करते हुए घर की एक पुरानी अलमारी के सामने पहुंच गए। अलमारी खोली तो ऊपर की दराज में एक धूल खाई लाल कपड़े में लिपटी हुई एक फाइल थी। एक फाइल जिसमें उनकी और इशिता के गुजर चुके दादा की कुछ यादें दफन थी।
लाल कपड़े की खुलती हुई हर गांठ उन्हें गुजरे हुए दौर में खींचे लिए जा रही थी। जैसे एक मकान में कई कमरे होते हैं, वैसे ही जहन में यादों की कई कोठरी होती हैं। कुछ कोठरियां जिनमें हम सालों से दाखिल नहीं होते, जिनमें रखी यादों की धूल खाई गठरियों को अरसे से नहीं खोला गया। ओंकार साहब के हाथ में लाल कपड़े में लिपटी वो फाइल यादों की ऐसी ही एक गठरी थी। वो दौर जब ओंकार श्रीवास्तव साहब और इशिता के दादा की शामें एक दूसरे की सोहबत में गुजरती थीं। तब वो अक्सर अपनी या बांग्ला के बड़े कवियों की लिखी हुई कविताएं श्रीवास्तव साहब को सुनाते थे। उनके हाथ की लिखावट उस पीले पड़ चुके कागज पर कितना कुछ याद दिला रही थी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी वो बातें कि वो कहते थे, श्रीवास्तव साहब, आपके साथ रहते हुए टूटा फूटा ही सही हमको हिंदी आ गया है और आपको बांग्ला। वो मानते थे कि जैसे दो रंग मिलकर एक नए रंग को जन्म देते हैं, दो संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति बनाती है। और हम जितना किताबों से नहीं सीखते, पुरखों की नसीहतों से नहीं सीखते, उससे ज्यादा पड़ोसियों से सीखते हैं, वो जिनके साथ हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा धूप छांव गुजरती है। श्रीवास्तव साहब कुछ देर तक उन कागजों को नम आंखों से देखते रहे। फिर उनके कदम सीधे इशिता के घर की तरफ चल पड़े। अचानक उन्हें देखकर इशिता के मम्मी पापा चौंक पड़े। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए, अंदर आइए। हैरानी और झिझक का मिला जुला रंग चेहरे पर लिए विश्वदीप साहब ने कुर्सी खींची। ओंकार साहब सर झुकाकर बैठे थे, फिर बोले, दुर्गा माँ की फोटो चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, दुर्गा सप्तशती की किताब, आम के पत्ते, कलश, चटा वाला नारियल, इलायची, सिंदूर, कपूर, चावल। ये लिस्ट तो नहीं दी ना आपने कभी अभिजीत को? सिर्फ इतना ही कहना काफी होता था कि अभिजीत, दुर्गा पूजा का सामान ले आओ। मोमिता जी की हैरान आंखें झुक गईं। वो आगे बोले, इशिता और अभिजीत के बचपन से आज तक ऐसा कोई त्योहार नहीं गया जब दोनों घरों के चूल्हों से सांझी खुशबू ना उठी हो। 3 पुश्तों के साथ ने हमारी और तुम्हारी जबान एक करती है। उठना बैठना, रहन सहन, खाना पीना सब एक जैसा है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि अभिजीत पराया है? ऐसा मत कहिए भाई साहब, वो तो। मोमिता जी की आंख भरने लगी। ओंकार साहब ने आगे कहा, किसने सिखाया इशिता को कि दिवाली से पहले घर पे घरौंदे बनाए जाते हैं? छठ पूजा के ठेकुए तो तुम भी बनाती हो ना। संस्कृति फैलती है साथ रहने वालों से, पड़ोसियों से, जिनके साथ हम रोज अनजाने में कुछ सीखते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। संस्कृति अगर कुछ है तो यही है। पीछे वाले कमरे में दादाजी की आवाज इशिता के कानों में पड़ी तो पर्दे से मुंह ढककर वो सिसकने लगी। दादाजी ने वो लाल कपड़े वाली फाइल विश्वदीप साहब की तरफ करते हुए कहा, यह हमारी सांझी संस्कृति का दस्तावेज है, सोचा आपको लौटा दूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आज मेरे दोस्त और आपके पिता जिंदा होते तो यह शादी जरूर होती। ओंकार साहब उठे और थके कदमों से जाने लगे। इशिता के मम्मी पापा भीगी आंखें लिए उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। वक्त गुजरता रहा और होते होते साल की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर भी आ गई। मौसम में चुभन पैदा हो गई थी। सोसाइटी के एक जैसे मकानों पर रंग बिरंगी लाइट सजी थी। मोहल्ले की दीवारों पर हैप्पी न्यू ईयर के रंगीन अक्षरों की सजावट थी और सामने वाले उस छोटे से पार्क में हर साल की तरह इस बार भी आयोजन हुआ था। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, ये नया साल आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। तालियां। रंगीन शामियाने में कतार से कुर्सियां लगी हुई थी जिस पर मोहल्ले के लोग बैठे थे। सामने एक स्टेज बना था जिस पर एक लड़का माइक थामे हुए बोल रहा था। लेकिन इस बार उन दोनों घरों से कोई नहीं आया था। हां, जलसे की लाउडस्पीकर की आवाज दोनों घरों के अंदर तक गूंज रही थी। इशिता के घर में ओंकार साहब के जाने के बाद से एक चुभता हुआ सन्नाटा पसरा था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, तो दोस्तों, अब बारी है हम सब के दादाजी श्री ओंकार श्रीवास्तव साहब की। हर साल की तरह इस साल भी वो हमें उत्तर प्रदेश के लोकगीत सुनाएंगे। तालियों से स्वागत कीजिए। इशिता की मम्मी ने आवाज सुनकर विश्वदीप साहब की तरफ देखा। बाहर से आवाज गूंजी,
दोस्तों, मैं हर साल लोकगीत ही पेश करता हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ और सुनाना चाहता हूं। एक बंगाली कविता सुनेंगे आप लोग? हालांकि मेरी बंगाली बहुत टूटी फूटी है, लेकिन जो भी है मैंने अपने दोस्त से सीखी है और आज उसकी बात याद आ रही है, इसलिए ये कविता उसी के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट दोनों घरों की खिड़कियों को चीर कर अंदर जाने लगी। फिर एक दबी दबी सी बुजुर्ग आवाज गूंजी, बतास छुटी छी बनिमय रे, फुलेर न जाने परिचय रे, ताई बुझी बारे बारे, कुंजेर द्वारे द्वारे, शुधारे फिर छी जने जने। ओंकार साहब टूटी फूटी बांग्ला में कविता सुनाकर साबित कर रहे थे कि भाषाएं, संस्कृति किसी क्षेत्र की नहीं होती। लोग जहां रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। पड़ोसी धर्म इसी को तो कहते हैं। वो बुजुर्ग टूटती हुई आवाज फिजा में गूंजती रही। दोनों घरों में सारी आंखें नम थीं। आखिरकार एक बालकनी का दरवाजा खुला। मोमिता जी और विश्वदीप साहब ने आंखों में अफसोस और बेचैनियां लिए हुए आवाज दी, अभिजीत, भाभी। दूसरी बालकनी का भी दरवाजा खुला। माइक हाथ में लिए ओंकार साहब कितने दिन बाद उन दो बालकनी पर इतने चेहरे एक साथ देख रहे थे। उनकी आवाज भर्राने लगी। मोमिता जी और मधु जी अपनी अपनी बालकनी से झुककर एक दूसरे के गले लग गईं। उनके आंसुओं में सारी नाराजगी, सारी नाइत्तेफाकी बहने लगी। दूर खड़े ओंकार साहब ने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराकर घर चल दिए। हाँ, घर। कितने दिनों बाद वो दो मकान आज एक घर महसूस हो रहे थे। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।